हेलो, मैं रीना चांदवंशी। थोड़ा गला ख़राब है इसलिए ठीक से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, पर सोचा आज एक और वीडियो बना लूँ। एक मैंने कमेंट पढ़ा कि ये मैडम कौन है, इनके बारे में पता करिए कि ये जो बात कह रही है वो क्या सच है। इनकी फैमिली में किसी को कॉल करिए और पता करिए। तो कमेंट्स पढ़ के तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि कितने मूर्ख लोग भी हैं, पर जो मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से वो मेरे दर्द को समझते हैं, और जो मुझे नहीं जानते तो मैं उनको समझा नहीं सकती ना कि कैसे मेरा दर्द क्या है। पर फिर भी मैंने सोचा आज एक वीडियो ऐसा बनाती हूँ जिसमें मेरे मायके की अपनी वैल्यू बताती हूँ मैं, कि मेरे घर में मेरी वैल्यू क्या है और क्या मायने रखती हूँ मैं अपने घर में। तो मेरे भाई भाभी बाहर है, वो जॉब में है दोनों, और मेरी दीदी जीजू भी बाहर है। वो बताई दी थी पिछले वीडियो में। तो रही मैं मेरे घर में मेरे मम्मी पापा का बेटा हूँ। और एक बात थी कि मेरे आगे वाले जो भी वीडियोस थे पुराने जो मैंने बनाई थी, तो वो मैं प्लेबैक स्पीड जो रहती है, वो मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई भी लेक्चर्स वगैरह स्टडी करती थी फ़ोन में, तो मैं प्लेबैक जो स्पीड है वो हमेशा बढ़ा के देखती थी। 2:5 ऐसे रेशो उसका बढ़ा देती थी मैं हमेशा। तो मेरी ऐसी आदत सुनने की है वीडियोस में, धीरे धीरे सुनना पसंद नहीं करती। पर मैं नेचुरल जब बोलती हूँ, हर कोई नेचुरल जब बोलता है तो वो ऐसे ही उसका लहजा होता है, ऐसी उसकी बात करने की आदत होती है। पर मैंने जब पुराने जो मेरे वीडियोस है उस पर मेरा जो स्पीड हाई स्पीड करके जो मैंने बोला है, तो जो मैंने हाई स्पीड करके उसमें बोला है, प्लेबैक स्पीड मैंने ज़्यादा कर दी थी, तो लोगों को लगा कि मेरा लहजा बहुत स्पीड में बोलने का, या फिर मेरा उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ना हाई पिच चली जाती है, तो थोड़ा रफ टाइप की लैंग्वेज लगती, रफ टाइप की बोली लगती है आपकी। मतलब ऐसा लगता है कि आप बोल रहे हो बहुत रफ तरीके से कोई भी बात आप कुछ लोग ने मुझे कहा कि जो भी मुझे जानना चाहता है, आपको खुद ब खुद मेरी वैल्यू पता चल जाएगी, मेरे घर में क्या है। थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे समझें। तो मेरे घर में मेरी वैल्यू है एक बेटे जैसी, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे भाई बाहर हैं और घर में मैं हूँ, मेरी मम्मी पापा, भैया की बेटी, बच्चे हैं। तो मेरी वैल्यू एक बेटे जैसी है। तो अभी मैं थोड़ा व्यस्त थी क्योंकि और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, गला ख़राब लग रहा है। तो मैं मेरी मम्मी पापा का बेटा हूँ, कोई भी उनको परेशानी नहीं आने देती हूँ, एक बेटे जैसे करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, देखभाल करती हूँ। और हॉस्पिटल्स ले जाना, बुढ़ापे में बहुत सारे दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है बुज़ुर्ग लोगों को, तो उनको हॉस्पिटल ले जाना। अभी पिछले दिनों मेरे पापा का ग्लूकोमा का ऑपरेशन हुआ आँख का, तो वो सामने से देख के ले जाके कराना और सपोर्ट करना। और मम्मी का निमोनिया में एडमिट थी अभी पिछले दिनों, तो उनको डॉक्टर दुबे के यहाँ, दोनों के प्राइवेट ट्रीटमेंट ही चलते हैं, तो डॉक्टर दुबे के यहाँ एडमिट थी 3-4 दिन, तो उनके साथ रहना, उनका करना, सब कुछ मैं ही करती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो मेरी ये वैल्यू है। और मैं जब घर पे नहीं रहती हूँ ना, तो मुझे मेरे मम्मी पापा सब लोग इतना मिस करते हैं कि कब आएगी कब आएगी, कहाँ दीदी के यहाँ चली जाती हूँ या कहीं 1-2 दिन के लिए ही, तो इतना मिस करते हैं, आजा आजा बोलते हैं। तो और कोविड के टाइम पे तो मेरी मम्मी की स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी, आखिरी स्टेज से वो लौट के आई है वापस। तो वो समय तो ऐसा था जब मैं और पापा हम लोग गए थे नागपुर दीदी के यहाँ, और मम्मी ने कॉल करी कि
बहुत तेज़ बुखार है जो उतर ही नहीं रहा है, फीवर 3-4 दिन से कंटिन्यू है। तो हम लोग ने कहा कि डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया है, मम्मी बता नहीं रही थी 3-4 दिन से। जब हम लोग रात में 12-1 बजे आए यहाँ पे, हम लोग रात में ही निकले वहाँ से नागपुर से, फिर 12-1 बजे रात को घर आए तो देखे मम्मी बहुत बहुत ज़्यादा फीवर में थी। तो मैंने आई तो मम्मी को दलिया बना के दी और पैरासीटामोल एक दी ताकि फ़ीवर उतर जाए। पर जैसे नाइट पे 2-3 बजे रात तक के तो मैं जगी रही, मैंने उनको दी 2-3 बजे रात को खिला पिला के। तो जब मॉर्निंग में 8 बजे मेरी नींद खुली, सोई जब मैं लेट 8 बजे नींद खुली तो मम्मी बेचारी धूप में बैठी थी और इतनी तपी हुई थी, इतनी गर्म थी कि ऐसा लग रहा था कि इनको कोई असर ही नहीं हुआ। फिर मुझे एकदम से इतना डाउट लगने लगा मन में कि क्या हो गया। उनको तुरंत हॉस्पिटल ले गई, फिर मैं पापा हम तीनों गए हॉस्पिटल ले गए तो उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। मतलब फिर वहाँ पे टेस्ट हुए बहुत सारे तो पता चला कि इनको कोरोना हो गया है। तो और मैं अस्थमा वाली पेशेंट थी तो मैं ही उनके साथ थी ऑल टाइम। तो जब उनको कोरोना हो गया तो पहले तो हम लोग ने परासिया एक हॉस्पिटल था प्राइवेट, वहाँ ले गए। तो वहाँ उन लोग ने रखने से मना कर दिया, बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम। नॉन कोविड हो गया था, सारे हॉस्पिटल्स प्राइवेट वाले नॉन कोविड हो गए थे। तो हम लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे बिलीव नहीं था क्योंकि बहुत बहुत सीरियस हो गई थी मम्मी। मतलब उनकी सांस उखड़ने लगी थी, बड़ी मुश्किल से लौटी सांस, ऐसा जल्दी से ऑक्सीजन दिए, जल्दी से उनको वेंटिलेटर पे रखे। उनको बहुत सीरियस हो गई थी, जल्दी से उनको उनकी रिकवरी, हाथ पैर घिसने लगे डॉक्टर नर्स सब सभी कोई। फिर वापस आई वो, सांस उनकी वापस लौटी, ऑक्सीजन पे रख दी उनको। फिर उसके बाद में बोले यहाँ से रेफ़र कर दो, यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल छिंदवाड़ा ले जाओ। तो छिंदवाड़ा जब हम लोग, मेरे भाई को मैंने बुलवाई, फिर मुझसे आउट ऑफ हो गया था तो सारी चीज़ें आउट ऑफ सिचुएशन हो गई थी। मेरे भाई आए, मैं और मेरे भाई ने मेरी मम्मी को, और मेरी मम्मी की खुद इतनी हिम्मत की वजह से आज वो हमारे बीच में है। उनको इतने सीरियस कंडीशन में फिर नॉन कोविड जब सारे हॉस्पिटल्स हो गए, आरोग्य ले गए, वहाँ एडमिट नहीं किए उन्होंने। और भी 1-2-4 जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ नहीं एडमिट किए वो लोग ने, नागपुर रिफ़र नहीं हो पा रही थी मम्मी। तो फिर हम लोग ने मजबूरी में आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उस टाइम गवर्नमेंट लास्ट कोविड चल रहा था, सेकेंड वेव थी जब की बात है ये। तो उनको एडमिट किए वहाँ पे। किस्मत ऐसी होती है, वो बात बता नहीं सकती मैं कि किस्मत ऐसी भी होती है कि आपकी बहुत परीक्षा लेती है पल पल में। जब मेरी मम्मी को ऑक्सीजन की इतनी नीड थी और जाते जाते गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब तक हम लोग पहुँचे ही, और वो जो एम्बुलेंस में ले गए थे हॉस्पिटल, उसमें ऑक्सीजन 1-1.5% बची होगी और उनको ऑक्सीजन कंटिन्यू चाहिए। और हॉस्पिटल में एडमिट करने की प्रोसेस बहुत धीरे चल रही थी, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, ये करो वो करो। और वो हॉस्पिटल एम्बुलेंस का ड्राइवर बोल रहा है कि आपकी मम्मी के ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली, जल्दी करो जल्दी करो। और उस टाइम पे वार्ड बॉय कि मैं पैर हाथ पड़ रही, भैया जल्दी करिए भैया जल्दी करिए। वहाँ उस टाइम उनके ऑफिस में कोई था नहीं तो बोले यहाँ कोई नहीं है, अभी वो एक बंदा आएगा जब हम लोग दोनों मिलके किट पहन के ऊपर ले जाएंगे। मैंने कही मैं देख लेती हूँ, प्लीज़ आप किट तो पहनिए। मतलब बहुत सारी सिचुएशन हुई, बहुत सिचुएशन हुई, मैं घबरा गई थी, मैं रोने लगी थी। मतलब मेरे भाई ने तो कह दिया, जब उनको आईसीयू में फाइनली ले गए और मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि देख सब कुछ अब भगवान जी के ऊपर छोड़ दे, अपन ने इतना सब कुछ कर लिए सारी जगह। उस टाइम तक हमारे 60-70 हज़ार रुपये खर्च हो चुके थे बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर फाइनली जब सारे हॉस्पिटल नॉन कोविड थे तो हम लोग को गवर्नमेंट में ही ले जाना पड़ा। तो मेरे भाई ने कहा कि हम लोग ने सब कुछ कर लिए, तूने और मैंने, और मेरे पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो हमने उनको घर भेज दिया। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही थे बस। तो मेरी वैल्यू क्या है मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। मैं जहाँ हूँ तो मेरे भाई निश्चिंत रहते कि ये सब संभाल लेगी। मेरी मम्मी को हमने वहाँ से लौटा के लाया, और मेरी मम्मी
मेरी मम्मी इतनी हिम्मत वाली है कि वो खुद से अभी रिकवर हुई है। उनको वीडियो का बहुत शौक है कि वो वीडियोस देखती रहती है। तो जब एक फ़ोन हमने उनको अंदर भेज दिए कि मुझे पता था मेरी मम्मी को कैसे टैकल करना है, एक फ़ोन भेज दिया और चार्जर। और वार्ड बॉय को, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एक ये काला सच है कि वहाँ पे भी अंदर पेशेंट ठीक रहे करके वो वार्ड बॉय और सिस्टर्स इन लोगों को थोड़ा सा खुश रखना पड़ता है, देना पड़ता है पैसे और ये सब चीज़ें। तो वहाँ पेशेंट को अंदर अच्छे से देखभाल करे इसलिए तो वो, क्योंकि किट पीपी किट पहन के ही अंदर जाना होता है। तो कौन जाएगा? वही लोग जाएंगे, वही लोग देखेंगे। फिर एक सीएमओ से एक लेवल नीचे कोई है, मैं अभी नाम भूल गई हूँ, संजय कुछ नाम था उनका, मतलब हॉस्पिटल का मैनेजमेंट वही देखते थे पूरे हॉस्पिटल का। तो जब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी के पास अंदर खाना जो है वो ठंडा जा रहा है, मेरी मम्मी ने जब बताई मुझे कॉल पे, मैं उनको कॉल पे 24 घंटे बिजी रखती थी। और जबकि मैं खुद कोविड पेशेंट हो गई थी, घर पे थी, पर मैं क्वारंटाइन थी घर पे। तो मेरी मम्मी को मैं ना अंदर बिजी रखती थी। मैं कहती थी कि आज कितनी मज़ा आ रही होगी है ना, ऑक्सीजन लगा, ये कर रहा, वो नर्स को बोल देना, वो ऐसा कर देना, और ऐसा हुआ कि नहीं, अच्छे से हुआ, मतलब जो भी चीज़ की दिक्कत होती थी। पानी गर्म मिल रहा है, 2 बॉटल उनके पास मिल्टन के अंदर पहुंचा दिए थे, एक भर के, एक खाली होती थी तो एक भर के पहुंचाते थे, इस तरीके से करते थे। तो उनका ध्यान अंदर भी, जब उनने बताई कि खाना आके रखा रहता है पैक होके नीचे, बहुत देर बाद पीपी किट पहनते जब वो लोग अंदर लाते, जब किसी की ड्यूटी होती जब वो अंदर आते। जब सीएमओ से नीचे जो एक पोस्ट होती है वो, उनका मैंने कांटेक्ट नंबर लिया, बहुत सारे ग्रुप्स में हेल्प ली मैंने, कि मैंने कहा जो भी हॉस्पिटल में किसी की पहचान हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। ग्रुप्स में मैंने बहुत सारी हेल्प मंगी, तो मुझे 1-2-4 जन, बहुत सारे लोग हेल्प के लिए आ गए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जब डाला कि प्लीज़ मुझे बताइए कि वहाँ के हॉस्पिटल का इंचार्ज कौन है, कौन देखता है, तो मुझे वहाँ के इंचार्ज का नंबर उन्होंने दिया। तो मुझे कांटेक्ट नंबर दिए। मैंने जब उनको कॉल किया तो मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है कि अंदर मेरी मम्मी को, क्योंकि कोरोना वाले पेशेंट को गर्म ही चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि वो निमोनिया, एक तरीके से निमोनिया का बड़ा ही रूप है वो। तो उनको हर चीज़ गर्म, पानी गर्म, खाना गर्म, हर चीज़ गर्म ही चाहिए। चाय भी ठंडी पहुंचाते थे, मिल्क भी ठंडा पहुंचाते थे, हर सारी चीज़ें ठंडी पहुंचाते थे। अगर पेशेंट ठंडा कुछ खाएगा पिएगा तो उसकी जान को खतरा है, क्योंकि अंदर निमोनिया के सिम्टम्स रहते हैं, लंग्स में पानी भरता है ठंडी के वजह से और दिक्कत होती है। तो मैंने कहा मेरी मम्मी वहाँ पे खुद से तो बचने की इतनी हिम्मत में लगी हुई है बेचारी, और हम लोग बाहर रो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में इतनी लापरवाही हो रही है। तो मैंने कॉल करी कांटेक्ट नंबर लेके, तो डॉक्टर्स, वहाँ के डॉक्टर्स से भी कांटेक्ट हुआ, फिर उसी ग्रुप के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, फिर मेरे भाई को मैंने उन डॉक्टर तक पहुँचाया। उन डॉक्टरों ने जो भी कोई दिक्कत होती थी तो वो सीएमओ सर से जब मेरी बात हुई, तो नीचे जो वाले सर हैं, तो जो मैनेजमेंट देखते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ 3 ही पेशेंट है और ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सर प्लीज़, मैं हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार जाके देखिए। मैं ऐसी कॉल नहीं कर रही आपको, पेशेंट ने खुद बताया है कि उनको ठंडा खाना, ठंडी चाय, ठंडा मिल्क मिल रहा है, आप प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि वहाँ जो भी पेशेंट है उनमें से किसी को भी कुछ हो, आप प्लीज़ चेक करवा लीजिए। तो बोलते ठीक है मैडम, आपने कहा तो मैं चेक करवाता हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा कि कोशिश करने से ही बात बनती है, हिम्मत जब आप करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने जैसे ही कहा, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने दूसरे दिन से तुरंत मॉर्निंग से नाश्ता गरम, चाय गरम, क्योंकि क्या होता था कि सब चीज़ गरम तो आती थी, पर ये लोग पीपी किट पहनने में, फिर जिसकी ड्यूटी रहेगी वो धीरे से अंदर जाएगा, फिर वो देगा, तब तक के ठंडा हो जाता था। तो बनता सब कुछ सही था वहाँ पे। और जो भी चीज़ हमारा गरम टिफ़िन भी है वो भी हम अंदर भेजते थे जो, तो ये लोग टाइम कर देते थे। क्योंकि मेरे एक मामा जी थे, मामा जी है, वो टाइम टू टाइम मेरी मम्मी को सब चीज़ ले जा के देते थे, कि उनको बॉयल एग, जो जो उनको जितना गर्म बॉडी में कर सकता था वो सारे खाने, दलिया, बॉयल एग, घी से, मतलब क्या क्या नहीं ले जाके अंदर देते थे, बहुत सारी चीज़ें
मेरे मामा जी बनवाते थे और ले जाते थे रोज़ पर डे। वो यहाँ से भमोड़ी से जाते थे छिंदवाड़ा, और मेरे भाई ने जिद किया कि तू घर जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मतलब गुस्सा करने लगा था मेरा भाई। तो फिर मैं घर आई और घर पे मैं एक भी बार नींद नहीं आती थी मुझे। मैं फ़ोन कॉल पे मेरी मम्मी के साथ कंटिन्यू बिज़ी रहती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे बताते जाओ। मैं यहाँ से बैठे बैठे भी हॉस्पिटल में कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी को बचाना था, किसी भी तरीके से बचाना था। तो फिर डॉक्टर्स मेरे से कांटेक्ट हुआ, मैंने अपने भाई से मिलवाई डॉक्टर्स को। फ़ोन कॉल पे ही मेरे भाई से वो जाके मिले डॉक्टर्स। और फिर जैसे मेरी मम्मी को क्या हुआ था कि ब्लड जो था वो गाढ़ा होने लगा था, थक्का बनने लगा था ब्लड का। तो पेट में एक इंजेक्शन देते हैं, वो सिचुएशन का नाम मैं भूल गई अभी क्या सिचुएशन होती है। तो पेट में तुरंत अगर डॉक्टर से मेरी बात नहीं होती तो शायद से मेरी मम्मी को इतना वो अब्जॉर्ब नहीं करते कि इनको क्या चल रहा है। जो चल रहा है वो चलने देते हैं, धीरे धीरे होता, सब कुछ धीरे धीरे होता। तो कई बार पेशेंट के साथ वाले को कॉन्शियस रहना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए, तब पेशेंट की जान बचती है। क्योंकि पेशेंट बेचारा आपके भरोसे रहता है और आप लापरवाही कर देते हैं, हॉस्पिटल्स लापरवाही कर देता है। हर हाल में, हर सिचुएशन में आपको एक्टिव रहना है। तो जब डॉक्टर से भाई मिले तो उन्होंने कहा, अंदर जाके जब मम्मी को एब्जॉर्ब किया तो मम्मी का देखा मतलब सांस लेने जो उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन था वो कंटिन्यू कम ज़्यादा कभी बहुत कम डाउन हो जा रहा था। तो फिर उनको देखे कि इनका ब्लड थक्का बन रहा है, इनका ब्लड का तो ब्लड गाढ़ा हो रहा है। तो फिर तुरंत उन्हें एक इंजेक्शन होती है जो पेट नाभि में लगाया जाता है, तो नाभि में बहुत सारे इंजेक्शन उन्हें देते गए। फिर मम्मी जैसे तैसे नॉर्मल होने लगी, मतलब ब्लड ठीक होने लगा। फिर भगवान उन सब को बहुत खुश रखे जिन्होंने मेरी माँ की जान बचाई है। और आज मेरी माँ है तो मुझे बहुत हिम्मत है। हम जितनी बातें पापा से नहीं कह सकते, भाई से नहीं कह सकते, उतनी बातें हम दीदी और माँ से कह सकते हैं। तो मैं सब बात मेरे बेस्ट फ्रेंड है मेरी मम्मी, मेरी दीदी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज मैं जो कुछ हूँ, आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में, तो उन्हीं लोगों का हाथ है। और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं इस्टेब्लिश ना हो जाऊँ, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, सभी कोई मेरे साथ, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहे। मैं ये चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में। बाकी के तो सुख नहीं है, लोगों को लगता होगा कि ये खुश है। कभी कभी मैं बैड सिचुएशन में भी रहती हूँ, कभी कभी वाकई में हमको ज़रूरत पड़ती है। जो बात हम मम्मी से, दीदी से नहीं कह सकते, वो हम किसी समवन से कहते हैं, पर समवन है ही नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं है। तो ठीक है, इट्स ओके। तो मेरी इमेज घर में क्या है ये मैं बताना चाह रही हूँ। मेरे भाई बाहर रहते हैं तो मुझ पे पूरा डिपेंड है वो, कि हर चीज़ घर का ये संभाल लेगी। मेरी दीदी बाहर है तो जीजू बाहर है तो वो डिपेंड है मुझ पे कि हर चीज़ ये संभाल लेगी। इवन मेरे दीदी के घर कोई चीज़ बिगड़ती या होती है तो मैं जाती हूँ, जैसे बच्चों का एडमिशन कराना, बच्चे का कॉलेज ढूंढना, बच्चे का ये करना, वो मैं जाती हूँ। अभी दीदी जीजू ने उनकी न्यू कार परचेज़ किया है, पुरानी कार को सेल करके। उनकी न्यू कार अल्कज़ार है, 25 मॉडल है वो। और काफ़ी कॉस्टली बजट गया उनका, मतलब बहुत कॉस्टली है। तो अच्छी कार है, 7 सीटर है वो। तो वो परचेज़ करने में मुझे उन्होंने आगे किया। और हुंडई अल्कज़ार है, बहुत प्यारी कार है, एडास लेवल 2 है, मतलब टॉप मॉडल है। तो आप समझ ही सकते हो उसका प्राइस 25 लाख तक के गया है। मैं ये प्राइस तो बताना नहीं चाह रही थी, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोगों को समझ में आए कि उड़ान बहुत ऊंची है मेरी। जो मेरी दीदी की उड़ान है ना, जो मेरी दीदी जीजू जिस लेवल पे है ना, उससे भी 2 गुना आगे लेवल पे मैं जाना चाहती हूँ। और वो सब मिलकर मुझे पहुँचा रहे हैं आगे। तो मेरी ये वैल्यू है मेरे घर में। जब भी आप लोग कोई आना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट करके आइए, वेलकम है आप सबका। और आकर देखिए मेरी वैल्यू मेरे घर में। मैं बेटा हूँ अपने घर का और मैं पूरा ध्यान रखती हूँ अपनी फैमिली का।
बस यहीं तक बोलूँगी। थैंक यू।